गुड मॉर्निंग। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक करंट का टॉपिक जो है G20 पर बेस्ड। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया ने फॉर्मली इस साल G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो अज्यूम की है ऑन 1 दिसंबर 2022 और ये जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास रहेगी अप टू द डेट ऑफ 30 नवंबर ऑफ 2023। ओके, और इस पूरे लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह से G20 की मीटिंग होना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके मेंस का टॉपिक कवर करेगा, एज वेल एज कुछ फैक्चुअल डिटेल्स भी हम देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कब G20 का फॉर्मेशन हुआ, इसके मेंबर कंट्रीज क्या है, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड पॉपुलेशन में G20 का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है, एज वेल एज हम ये भी देखेंगे कि उसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन है। ओके, तो जैसा कि बताया कि G20, ओके, तो इस साल इंडिया ने प्रेसिडेंसी को अज्यूम किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। क्यों G20 की मीटिंग होना हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट है? तो आज से पहले इस तरह की ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं हुई जब वर्ल्ड की बेस्ट एंड बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जो है वो उन सब की मीटिंग हमारे इंडिया में एक साथ हुई, वो एक जगह इकट्ठे होकर उन्होंने वर्ल्ड एजेंडा पर डिस्कस किया। तो इस नज़र से इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट जगह जो है वो मिलती नज़र आ रही है। तो अगर पूछा जाए कि वाई इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नज़र आता है वो यही है कि इस तरह की मीटिंग इंडिया जैसे कंट्री में होना, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में होना, ये बताता है कि इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किस तरह से जो है इंडिया का से इंक्रीज हो रहा है, और ये बताता है कि किस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एकदम न्यूट्रल है, हमारी फॉरेन पॉलिसी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बायसनेस है। तो इस लिहाज से देखो तो G20 की मीटिंग होना हमारे लिए काफ़ी हिस्टोरिक है। ओके, तो इस साल का थीम कि G20 का थीम क्या है? तो इस साल का थीम जो है वो है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ओके, ये इस साल का थीम है जो आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड इसी के साथ इंडिया ने G20 का लोगो और उसकी वेबसाइट को भी जो है वो लॉन्च किया है। ये देखिए, ये G20 का लोगो है जो इंडिया की तरफ से लॉन्च हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लोटस एज वेल एज अर्थ, लोटस के अंदर सात जो इसके पंखुड़ियां है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और अर्थ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से जो पूरी अर्थ है, वी आर जस्ट लाइक अ वन फैमिली, ठीक है, और इसीलिए हमने दिया है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ओके, तो ये इंडिया की तरफ से लोगो और वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से G20 के बारे में उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कि किस तरह से G20 का फॉर्मेशन हुआ, किन परिस्थितियों में उसका फॉर्मेशन हुआ, कितने इसके मेंबर कंट्रीज है और क्या इसका पर्पस है, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ G20 को बनाया गया। ओके, G20 फॉर्मेशन ईयर। G20 फॉर्मली 1999 में बना और इसे बनाया गया बाय G7 कंट्रीज। ओके, एमिड द क्राइसिस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया crunch after ओके, तो G20 को सबसे पहले G7 कंट्रीज ने बनाया था। G7 कंट्रीज आर द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द ग्लोब। तो G7 कंट्रीज को ये जरूरत महसूस हुई इन द लेट 1990s, जब मिडिल ईस्ट एशिया में ऑयल क्राइसिस आया।
उस टाइम पे G7 कंट्रीज को ये ज़रूरत महसूस हुई कि वी आर नॉट इनफ फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स। हमें ऐसे कंट्रीज को जो ग्रोइंग कंट्रीज है, ग्रोइंग स्टेज में है, उन्हें भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, सो दैट जो ग्लोबल एजेंडा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में हम जो है वो वर्क कर सके। तो इसी पर्पस और इसी विजन के साथ G7 कंट्रीज ने ईयर 1999 में G20 का फॉर्मेशन किया, और इस G20 ग्रुप में वो सारे ग्रोइंग और डेवलपिंग कंट्रीज को इंक्लूड किया गया जो अभी अभी ग्रो करना स्टार्ट किए हैं और जिनका वर्ल्ड इकोनॉमी में अपकमिंग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा से होने वाला है। तो इस पर्पस के साथ G20 का फॉर्मेशन हुआ इन द ईयर ऑफ 1999। ओके, नाउ द ऑब्जेक्टिव कि G20 कंट्रीज का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि G20 कंट्रीज का बनाने का जो पर्पस है वो ये कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर हम ग्रोइंग नेशन जो है उन्हें भी अपना से रखने का मौका दें। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ G20 ग्रुप इज policy coordination between the member countries for financial stability in the world. This is the one of the most important objective जिसकी वजह से G20 को बनाया गया। Policy coordination between the member countries about financial stability. तो मोर और लेस हम देखें तो ऊपर से हमें ये नज़र आता है कि G20 कंट्री का फॉर्मेशन जो है वो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए किया गया। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमी जिसमें कि हम देख सकते हैं कि सारे मेंबर कंट्रीज किसी न किसी रीज़न से सभी अपने नीड्स की वजह से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसे में हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी, एक अलग थलग लेकर पॉलिसी को हम नहीं अपना सकते। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था कि हमें नए मेंबर्स को भी शामिल करना चाहिए, सो दैट एक डिसीजन मेकिंग के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस आए। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो आपका G20 कंट्रीज को ग्रुप्स को जो है वो बनाया गया था। ओके, अब देख लेते हैं कि इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन है। तो मेंबर कंट्रीज में आ जाएंगे सारी, मैंने आपको बताया कि जो भी ग्रोइंग स्टेज में है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जो नए नेशन जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं उन्हें हमने इंक्लूड किया। तो उनमें से है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, रशिया, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो दीज आर द 20 कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा रोल रखती है, ठीक है, और इन्हीं का ग्रुप है। तो आप देख सकते हो कि मैंने आपको कहा कि ग्रुप्स के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर जो क्या है कि एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत थी, और वो कब आएगी जब आप सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो है उनको आप इंक्लूड करो। तो आप देख सकते हो इन सारे कंट्रीज का नेचर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का नेचर है, एंड विच आर डूइंग रियली ग्रेटफुल इन देयर पर्सपेक्टिव ओरिजिन, ठीक है। तो वो अपने अपने रीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और लगा G7 कंट्रीज़ को कि हमें इन नेशंस को भी क्या है इंक्लूड करना चाहिए। तो ये आपके प्रीलिम्स को कवर करेगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है अराउंड आपके आई थिंक इन 2020 और इन 2019 ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 कंट्रीज़ के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो ये एक फैक्चुअल डिटेल्स है जो आपको ध्यान रखना है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि G20 कंट्रीज़ का जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, वर्ल्ड की जीडीपी में एंड वर्ल्ड के ट्रेड में कितना परसेंटेज अपना शेयर रखता है। उसी से आपको G20 की इंपॉर्टेंस और G20 की ताकत का पता चलेगा कि यस, G20 कंट्रीज जो है वो अराउंड 60% है वर्ल्ड के पॉपुलेशन का, ओके। तो यानी कि 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है आपका G20 कंट्री, ओके। नेक्स्ट आपका है कि जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी में इसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है।
तो अराउंड 80% जो है वर्ल्ड जीडीपी में G20 कंट्री का क्या है, कंट्रीब्यूशन है, विच इज ह्यूज, बहुत ज्यादा रोल है। इसीलिए G20 की मीटिंग होना हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस है इस मीटिंग का, क्यों हमने इंडिया ने इतनी तैयारियां की है, क्यों इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो ये देख के आप बता सकते हो कि किस तरह से इसका एक इम्पॉर्टेंट से है वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड की पॉपुलेशन एस्पेक्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में G20 का परसेंट शेयर जो है वो है अराउंड 75%। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिकली जो G20 कंट्री है उनका शेयर कितना ज़्यादा है। तो यही बताता है कि किस तरह से ये मेंबर कंट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट और एक जगह रखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, जिसे हम किसी भी लिहाज से अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डिटेल है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, ट्रोइका। ट्रोइका एक टर्मिनोलॉजी है जो उन कंट्रीज के लिए डिनोट की जाती है जिनके पास पहले प्रीवियस प्रेसिडेंसी जिसके पास मौजूद थी वो कंट्री, करंट जो प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है वो कंट्री, प्लस जो अपकमिंग कंट्री है जो प्रेसिडेंसी होल्ड करेगी वो। तो ये तीनों कंट्री मिला के एक कोऑर्डिनेशन करते हैं आपस में फॉर G20 मीटिंग्स को लेकर। तो इनको कलेक्टिवली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द नेम ऑफ ट्रोइका। तो करंटली जो प्रेसिडेंसी है वो है आपके इंडिया के पास। इंडिया से पहले प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया के पास, एंड आफ्टर इंडिया जो प्रेसिडेंसी मिलने वाली है वो है ब्राजील। तो ये तीनों कंट्रीज, प्रीवियस कंट्री, करंट कंट्री एंड अपकमिंग कंट्री, ये तीनों G20 की मीटिंग्स को लेकर आपस में कोऑर्डिनेशन करती है, जिसको हमने एक टर्मिनोलॉजी से एड्रेस किया है, ट्रोइका। तो ये एक छोटा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आई थिंक प्रीलिम्स एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीलिम्स। नाउ हम देखेंगे कि मेंस की नज़र से कि क्यों इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है और किस तरह से इंडिया ने जो है वो, किस तरह से इंडिया जो है वो अपनी बात को रख सकता है, इंडिया के पास क्या है, व्हाट इंडिया कैन शेयर विद द G20 कंट्रीज। ओके, फर्स्ट सिग्निफिकेंस विच आई अर्लियर टोल्ड यू कि इस तरह की बड़ी मीटिंग का इंडिया में होना, ये इंडिया का वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अपना एक से को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया जो है अपनी जगह को बना रहा है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का जो इंपॉर्टेंस है वो किस तरह से बढ़ रहा है वो ये बताता है। नाउ G20 कंट्रीज की मीटिंग के दौरान क्या इंडिया जो है वो अपनी तरफ से उन्हें शेयर कर सकता है, क्या इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है दुनिया को, क्या इंडिया दुनिया को क्या दे सकता है। तो क्या क्या ऐसे पैरामीटर्स है जो जिस पर इंडिया को गर्व है और जिसको लगता है इंडिया को कि हम जो है वो वर्ल्ड को दे सकते हैं, हम जो है वो वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम उन सारे एस्पेक्ट को देखेंगे। ओके, what India can share to the world. Okay. जब भी देखिए जिस भी कंट्री के अंदर इस तरह की मीटिंग्स होती है तो वहां पर जो फ्यूचर संभावनाएं है, अपॉर्चुनिटीज है, उनको लेकर डिस्कशन किया जाता है। जो करंट जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर डिस्कस किया जाता है, एज वेल एज जो कंट्री प्रेसिडेंसी को होल्ड करती है वो भी अपने जो इम्प्रूवमेंट्स है, अपने जो डेवलपमेंट है, उसे लगता है कि ये डेवलपमेंट हम देश दुनिया को भी दे सकते हैं, तो वो कंट्री उन सारे डेवलपमेंट्स को उन लोगों के साथ में शेयर करता है, विच इज़ वेरी गुड। ओके, तो
तो ये एक तरह से म्यूचुअल बेनिफिट को रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास अच्छी है और हमें लगता है कि हम वर्ल्ड को दे सकते हैं, तो वाई शुड नॉट वी शेयर। ओके, तो सबसे पहले कि इस तरह की मीटिंग्स म्यूचुअली बेनिफिट होती है, म्यूचुअली बेनिफिट को ये रिप्रेजेंट करती है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कि ऐसा क्या इंडिया जो है वो शेयर कर सकता है, कि किस तरह से इंडिया को लगता है कि ये हमारा अचीवमेंट है और हमें वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शेयर करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट कि किस तरह से इंडिया ने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान सिचुएशन को हैंडल किया, द मैनेजमेंट जिसकी वजह से इंडिया ने मैनेज किया, फूड सप्लाई करना है, मेडिसिन सप्लाई करना है, इवन हमारी कंट्रीज में भी एज वेल एज दूसरी जो छोटे नेशन से उसको भी किस तरह से इंडिया ने फायदा पहुंचाया है। तो ये काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने के लायक है कि ऑल्दो वी आर अ डेवलपिंग नेशन, बट फिर भी हमने किस तरह से जो अदर कंट्रीज है उन्हें भी हमने फायदा पहुंचाया। हमने ऐसा नहीं किया कि हम सेल्फिश नहीं हो गए उस टाइम पे कि हमारी कंट्री को ज़रूरत है मेडिसिन की, वैक्सीन की, तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। नहीं, इंडिया ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैनेज किया है। अदर कंट्रीज लाइक अफ्रीका को भरपूर मात्रा में जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करवाई, वैक्सीन प्रोवाइड करवाई, विच इज़ वेरी अप्रिशिएबल। तो ये बताता है कि किस तरह से हम म्यूचुअली कोऑपरेट करके चल सकते हैं और किस तरह से म्यूचुअली कोऑपरेट करने से एक दूसरे को हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, विच इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि किस तरह से इंडिया ने जो सोसाइटल बेनिफिट है उनके लिए किस तरह से इंडिया जो है वो एफर्ट लगा रहा है। ओके, बाय द मीन्स ऑफ सोसाइटल मीन मेरा मतलब है कि फॉर एनवायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा एक बर्निंग इशू है आज के टाइम में, तो किस तरह से इंडिया ने जो है वो इंडिविजुअली लेवल पर जो है वो कोशिश करी है और जिसे इंडिया को लगता है कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो आपके इंडिया में है। इस हेडक्वार्टर इसको लीड कर रहा है इंडिया, विच इज़ वेरी गुड थिंग। एंड सेकेंड, COP27 की मीटिंग में जो कि आपके इजिप्ट में कंडक्ट हुई है रिसेंटली, उसमें इंडिया ने लाइफ नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया है, लाइफ फॉर द एनवायरनमेंट, कि किस तरह से हम लाइफस्टाइल को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट इससे होगा। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है कि ये बताता है कि इंडिया का एफर्ट बताता है कि किस तरह से जो ग्लोबल ट्रीटीज है, ग्लोबल जो एग्रीमेंट है, उनको लेकर इंडिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि डिटरमाइंड है कि किस तरह से हम जो है वो डिवोटेड है। हम उन मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, उन कॉन्फ्रेंसेस में बैठते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने को बैठते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम हमारी कंट्री पर, हमारे नेशनल लेवल पर भी उनके लिए हम क्या है, कंप्लीटली डिवोटेड है। ये सेकेंड गर्व करने लायक पॉइंट है जो इंडिया वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकता है और उन्हें बता सकता है कि किस तरह से हम एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व है फॉर द क्लाइमेट इशू के लिए। थर्ड पॉइंट कि किस तरह से इंडिया जो है, जो अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज है फॉर एग्जांपल एट इंटरनेशनल लेवल, कि फॉर एग्जाम्पल ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वॉर, इस वॉर में इंडिया ने जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है कि वो एक तरह से एक एग्जाम्पल है अदर मेंबर कंट्रीज के लिए, अदर कंट्रीज के लिए, कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी भी तरह से एक बायसनेस को फॉलो नहीं करती है। हम हमेशा से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते आए हैं और इस बात पर इंडिया को हमेशा से गर्व रहा है, प्राउड रहा है। और ये बात हम अदर कंट्रीज को भी बता सकते हैं कि किस तरह से अगर दो कंट्रीज के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है तो वी शुड नॉट टेक एडवांटेज आउट ऑफ दैट। ओके, हमें उस टाइम पे एक न्यूट्रल और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाना चाहिए।
ठीक है, हमारे जो डिसीजन है वो किसी के दबाव में आकर नहीं होने चाहिए, किसी के कहे से नहीं होने चाहिए, बिकॉज वी आर अ फ्री कंट्री। तो हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि ये कि इंडिया इस G20 की मीटिंग में अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को एक बार फिर से देश दुनिया के सामने रख सकता है कि देखिए कि हम हमेशा से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को अपनाते हैं। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। लिख लीजिए सारे पॉइंट्स को। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज न्यू डेवलपमेंट्स, कि इंडिया ने अपने लेवल पर किस तरह से जो है वो न्यू डेवलपमेंट की है इन डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी, ओके, हमारा यूपीआई सिस्टम जिसको पूरे वर्ल्ड में जो है जिसके लिए तारीफ की जा रही है, ठीक है, रिसेंटली ई रूपी, कि किस तरह से हम कैशलेस इकोनॉमी डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं काफ़ी एग्रेसिवली, किस तरह से हम जो है कंप्लीटली अपने आप को डिवोट किया है कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम किस तरह से जो है वो हम लगातार एफर्ट्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे लगता है कि वो इंडिया को शेयर करना चाहिए टू द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कि डिजिटल इकोनॉमी की किस तरह से हम जो है वो डिजिटल वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, किस तरह से जो वो न्यू टेक्नोलॉजीज है, जो न्यू कॉन्सेप्ट है उनको हम क्या है इजीली जो है वो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से सिग्नल है कि हम जो है वो वर्ल्ड को बता सके कि किस तरह से हम जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व करते चले जा रहे हैं, और इस तरह का मैसेज हम अदर कंट्रीज को भी दे सकते हैं कि आपको भी अपने लेवल पर जो है इस तरह से एफर्ट्स लगा सकते हैं या लगाना चाहिए। ओके, तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो जो इंडिया जो है वो G20 की मीटिंग्स में अदर कंट्रीज के साथ में शेयर कर सकता है जो अपने लेवल पर इंडिया ने प्रयास किए हैं। ओके, नाउ चैलेंजेस, ओके, कि ये सब हो गया कि सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंडिया शेयर कर सकता है अदर मेंबर कंट्रीज के साथ। अब ये कि जो मीटिंग्स होगी, ओके, द शेरपा मीटिंग इज ऑलरेडी कंडक्टेड। ओके, शेरपा मीटिंग, यस, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं कि अभी ओके 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो है शेरपा की मीटिंग कंडक्ट हुई इन द सिटी ऑफ उदयपुर राजस्थान। तो नाउ व्हाट इज शेरपा मीटिंग? तो देखिए, शेरपा जो वर्ड है वो आपका नेपाली वर्ड है। शेरपा इज नेपाली वर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है उसके अंदर जो भी वर्ल्ड के जो मेंबर कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उन्हें कहा जाता है शेरपास। ओके, तो इन शेरपास की मीटिंग आपके हुई थी रिसेंटली उदयपुर राजस्थान में, और इसमें इंडिया के शेरपा थे अमिताभ कांत। ओके, तो इंडिया के शेरपा थे आपके अमिताभ कांत। कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि शेरपा मीटिंग इज द एक्चुअल मीटिंग। नो, ये मीटिंग है जिसके अंदर वर्ल्ड के जो मेंबर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव है वो बैठकर एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं एक्चुअल मीटिंग के लिए। तो ये मीटिंग आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कहां पर हुई है एंड उसको जो है वो डिनोट किस टर्मिनोलॉजी से किया जाता है। ओके, अब इसके बाद कि G20 कंट्रीज के पास में क्या क्या चैलेंजेस है अपकमिंग ईयर में जिन्हें एड्रेस करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के पास आज है, इंडिया ने कॉन्सेप्ट दिया है 3F, फूड, फ्यूल
एंड फर्टिलाइजर। वर्ल्ड की इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इन 3F पर ध्यान देने की जो है वो रिक्वायरमेंट है। ओके, राइजिंग प्राइजेस, of food and fuel, okay, which is the major concern वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए आज के डेट में सबसे बड़ा कंसर्न है कि किस तरह से हम प्राइजेस को कंट्रोल कर सके। ओके, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वॉर। और किस तरह से जो है हम इसको रोक सकेंगे। ओके, सो दीज आर द मल्टीपल चैलेंजेस जो G20 कंट्रीज के सामने आज की डेट में मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। तो ये सारे चैलेंजेस जो है वो G20 कंट्रीज के सामने हैं, जिन्हें उन्हें अपनी मीटिंग्स में शेयर करेंगे। ओके।